नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह कानून के पुनर्परीक्षण की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि याचिका में उसके द्वारा पूर्व में निर्धारित एक मानदंड का उल्लेख नहीं था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि कानून को चुनौती देने के लिए कार्रवाई का उचित कारण होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124A में राजद्रोह को एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जहां कोई व्यक्ति मौखिक या लिखित शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुति द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है, असंतोष उत्पन्न करता है या करने का प्रयत्न करता है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को आजीवन कारावास या जुर्माने के साथ 3 वर्ष के कारावास का दंड दिया जा सकता है। इसके अलावा इस कानून के अंतर्गत आरोपित व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है और उसे पासपोर्ट भी जारी नहीं किया जाएगा। राजद्रोह का मामला राज्य के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, शासकीय गुप्त बात अधिनियम आदि के तहत दर्ज मामले भी शामिल हैं। रोमेश थापर, केदारनाथ, कन्हैया कुमार आदि वाद में दिए गए निर्णयों ने राजद्रोह के कृत्य को दोबारा से परिभाषित किया है। इसके तहत एक कृत्य केवल तभी राजद्रोह माना जाएगा जब उस कृत्य द्वारा लोक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न की गई हो या विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसक रूप से सत्ताच्युत करने का प्रयास किया गया हो या फिर वो कृत्य राज्य या जनसुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करता हो। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने द इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 दस्तावेज जारी किया है। आपको बता दें कि भारत कोविड-19 संकट से उबरने का प्रयास कर रहा है। इस समय यह आउटलुक भारत के समक्ष उपस्थित अवसरों और चुनौतियों का परीक्षण कर रहा है। आइए अब रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष जानते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक ऊर्जा खपत करने वाला तीसरा देश है। वर्ष 2000 में इसका ऊर्जा उपभोग 2 गुना हो गया है। इसमें 80% मांग की आपूर्ति अभी भी कोयला, तेल और ठोस बायोमास द्वारा की जा रही है। प्रति व्यक्ति आधार पर भारत का ऊर्जा उपयोग और उत्सर्जन वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। सौर ऊर्जा और अन्य अनुकूल नीतियों का त्वरित विस्तार भारत को परिवारों एवं व्यवसायों की बढ़ती संख्या के लिए स्वच्छ, वहनीय और विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करने में सहायता कर रहा है। एक विस्तारशील अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण भारत में वर्ष 2040 तक किसी भी अन्य देश की तुलना में ऊर्जा मांग में सबसे ज्यादा वृद्धि किए जाने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 दशकों के भीतर सौर ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन मिश्रण में कोयले के समतुल्य हिस्सेदारी प्राप्त करने की अपेक्षा की जा रही है। वर्तमान में भारत के कुल विद्युत उत्पादन में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 4% से भी कम है। वर्ष 2030 तक कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में नियत 40% के लक्ष्य की तुलना में 60% तक पहुंच जाएगी। हालांकि अगले 2 दशकों में जीवाश्म ईंधन के आयात पर व्यय के 3 गुना हो जाने और उत्सर्जन में लगभग 50% की वृद्धि होने की संभावना है। राष्ट्रीय मानसून मिशन के तहत अत्याधुनिक मौसम और जलवायु पूर्वानुमान मॉडल का परिचालन आरंभ किया गया। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक मिशन है। राष्ट्रीय मानसून मिशन को वर्ष 2012 में मानसूनी वर्षा के लिए अत्याधुनिक गतिशील पूर्वानुमान प्रणाली विकसित करने के लिए आरंभ किया गया था। पूर्वानुमान मॉडल में लघु से मध्यम अवधि जो कि 1 से 10 दिन तक है, विस्तारित अवधि जो कि 10 दिन से 30 दिन है और मौसम आधारित मॉडल शामिल है। राष्ट्रीय मानसून मिशन के अन्य लक्ष्य हैं चरम मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच साझेदारी विकसित करना। दूसरा है सामाजिक प्रभाव वाले जलवायु अनुप्रयोगों के लिए एक प्रणाली विकसित करना, जैसे कृषि, बाढ़ पूर्वानुमान आदि। उच्च प्रदर्शनकारी कंप्यूटिंग सुविधाओं के साथ राष्ट्रीय मानसून मिशन के वर्धन ने परिचालनीय मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम और जलवायु प्रतिरूपण में व्यापक व्यवहारिक परिवर्तन लाने में सहायता की है। भारतीय उष्ण देशीय
अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे मिशन के कार्यान्वयन और समन्वय के लिए उत्तरदायी निकाय है। पिछले 3 वर्षों में चरण 2 के दौरान राष्ट्रीय मानसून मिशन की प्रमुख उपलब्धियां रही हैं, जैसे मानसूनी वर्षा का परिचालनीय मौसमी पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए मानसून मिशन गतिशील मॉडल अपनाया गया। चक्रवात की निगरानी और तीव्रता के पूर्वानुमान में सुधार हुआ। लघु और मध्यम अवधि के पूर्वानुमान के लिए एक ग्लोबल एनसेम्बल फोरकास्ट सिस्टम लागू किया गया। भारत और अफगानिस्तान द्वारा लालंदर यानी शहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये लालंदर या शहतूत बांध अफगानिस्तान में वर्ष 2016 में निर्मित मैत्री बांध यानी सलमा बांध के बाद भारत द्वारा निर्मित दूसरा प्रमुख बांध है। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच नई विकास साझेदारी का एक हिस्सा है। ये बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, साथ ही निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता को बनाए रखने में सहायता भी करेगा। ये मैदान नदी, जो कि काबुल नदी की एक सहायक नदी पर निर्माणाधीन है। मैदान नदी अफगानिस्तान से पाकिस्तान की ओर प्रवाहित होती है। वर्ष 2001 से अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य बलों द्वारा तालिबान को सत्ता से हटाने के बाद से भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए लगभग $3 बिलियन की सहायता राशि प्रदान कर चुका है। भारत द्वारा अफगानिस्तान में संचालित की गई प्रमुख योजनाओं में शामिल है मानवीय सहायता, जिसमें कि 1.1 मीट्रिक टन गेहूं आदि की आपूर्ति, अवसंरचना जिसमें संसद भवन, वस्तुओं और सेवाओं को ईरान की सीमा तक प्रेषित करने के लिए जरांज डेलाराम सड़क का निर्माण आदि, कनेक्टिविटी के लिए चाबहार बंदरगाह, भारत और अफगानिस्तान के बीच डायरेक्ट एयर फ्रेट कॉरिडोर, आर्थिक विकास के लिए 116 उच्च प्रभाव क्षमता वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं, क्षमता निर्माण जिसमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के तहत अफगान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, प्रशासन और अभिशासन संबंधी प्रशिक्षण आदि। आइए अब जानते हैं भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्व। अफगानिस्तान तेल और खनिज संसाधनों से समृद्ध मध्य एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। स्थिर अफगानिस्तान क्षेत्रीय और घरेलू सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। इससे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि पहल परियोजना द्वारा संचालित राष्ट्रीय नवाचार परियोजना के तहत एक जिला स्तरीय सुभेद्यता मूल्यांकन आरंभ किया गया था। कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित प्रमुख आंकड़ों की बात करें तो जलवायु परिवर्तन मुख्य तौर पर भू निम्नीकरण, बाजार की अस्थिरता, आगतों की बढ़ती लागत और कृषि में प्रयुक्त आगत की प्रतिक्रिया को मंद करके कृषि उत्पादन या समृद्धि को बाधित करने जैसी समस्याओं में वृद्धि करता है। वर्ष 2050 में वर्षा सिंचित चावल की उपज में 2.5% की कमी और मानव सिंचित चावल की उपज में 7% की गिरावट होने की संभावना है। इसके अलावा वर्ष 2100 में गेहूं की उपज में 6 से 25% तक और मक्का की उपज में 18 से 23% तक की कमी होने का अनुमान है। 256 जिलों में अधिकतम तापमान 1 से 1.3 डिग्री सेल्सियस और 157 जिलों में 1.3 से 1.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। ये अनुमान वर्ष 2020 से 2049 तक के बारे में बताया गया है। खाद्य सुरक्षा, आजीविका और कृषि की संधारणीयता के परिप्रेक्ष्य में फसलों, पशुधन और मत्स्य उत्पादकता के भी प्रभावित होने की संभावना है। शमन और अनुकूल रणनीतियां जिन्हें अंगीकृत किया जा सकता है उनमें है निजी क्षेत्र में शामिल निजी बीमा बाजार का उपयोग, निजी अनुसंधान एवं विकास और निवेश, कृषि फसलों में बदलाव और विभिन्न कृषि तकनीकों को लागू करने में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का उपयोग, सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण, जोखिम संबंधी सूचना का प्रसार, सब्सिडी का उपयोग, पर्याप्त क्षतिपूर्ति आदि उपायों को अनुकूल कृषि जलवायु को बनाए रखने की दिशा में अपनाया जा सकता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अवैध मत्स्यन के उन्मूलन का आह्वान किया गया। FAO द्वारा संधारणीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए अपनी प्रथम घोषणा में अवैध, असूचित और अविनियमित यानी IUU इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड मत्स्यन से निपटने के लिए एक सुदृढ़ कार्रवाई पर बल दिया गया है। IUU मत्स्यन एक व्यापक शब्द को संदर्भित करता है। इसके अंतर्गत मत्स्यन गतिविधियों की एक विस्तृत
विविधता को समाहित किया गया है। मत्स्यन की IUU गतिविधियां मछली पकड़ने के सभी प्रकारों और आयामों में पाई जाती हैं। इस गतिविधि का निष्पादन खुले समुद्रों और राष्ट्रों के अधिकार क्षेत्र दोनों में किया जाता है। FAO ने देश से FAO एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर में पक्षकार के रूप में शामिल होने का आग्रह किया है। PSMA अवैध, असूचित और अविनियमित मत्स्यन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साधन है। आपको बता दें कि भारत PSMA का पक्षकार नहीं है। हाउथी, अमेरिका ने अधिसूचित किया है कि वो यमन के हाउथी विद्रोहियों को विदेशी आतंकवादियों के रूप में नामित नहीं करेगा। ये अधिसूचना मानवीय समूहों को यमन में युद्धरत हिस्सों में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने में मदद करेगी। हाउथी शिया विद्रोहियों का उदय सऊदी अरब की सीमा से संलग्न यमन के उत्तरी प्रांत साडा से हुआ है। ये विद्रोही सरकार के साथ एक जटिल युद्ध में संलग्न है। सऊदी अरब और अन्य सुन्नी अरब राज्यों ने इससे पूर्व हाउथी विद्रोहियों को पराजित करने और यमन में ईरानी प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक हवाई अभियान आरंभ किया था। राज्य विकास ऋण, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स SDL। कुछ राज्यों द्वारा जारी किए गए 10 वर्ष के बॉन्ड पर SDL का प्रतिफल 7% के स्तर को पार कर गया है। ये ब्याज लागत को नियंत्रित करने में राज्यों के संघर्ष को दर्शाता है। SDL राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां होती हैं, जो उनके घाटे के वित्त पोषण में मदद करती हैं। RBI द्वारा इन प्रतिभूतियों को नीलामी के माध्यम से जारी किया जाता है। SDL बाजार के प्रतिभागियों में बैंक, बीमा कंपनियां, भविष्य और पेंशन निधि, म्यूचुअल फंड आदि शामिल है। स्वीकृत SLR और LAF में रेपो के लिए भी SDL मान्य है। लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग ने निर्णय दिया है कि केंद्र को लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनने के लिए संपन्न चयन समिति की बैठक के विवरण को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत कुछ सार्वजनिक कर्मियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए केंद्र में एक लोकपाल और राज्यों के लिए एक लोकायुक्त का प्रावधान किया गया है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इन 8 सदस्यों में से 4 न्यायिक सदस्य और शेष 4 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्गों और महिलाओं के बीच से होंगे। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति की अनुशंसा पर की जाती है। एनीमिया मुक्त भारत, वर्ष 2018 में एनीमिया मुक्त भारत रणनीति बच्चों, किशोरों और प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया के प्रसार को कम करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। एनीमिया मुक्त भारत हस्तक्षेप के तहत प्रोफिलैक्टिक आयरन फॉलिक एसिड पूरक प्रदान करना, कृमिहरण यानी डीवॉर्मिंग, व्यवहार परिवर्तन संचार कार्यक्रम आदि शामिल हैं। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लाल रक्त कणिकाओं की संख्या या उनकी ऑक्सीजन वहन क्षमता अपर्याप्त हो जाती है। एनीमिया के लिए आयरन की कमी मुख्य रूप से उत्तरदायी है। बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम कपिला। ये अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस अभियान के उद्देश्यों में शामिल है उच्च शिक्षा संस्थानों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता सृजित करना, उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों और छात्रों द्वारा सृजित नवाचारों के बौद्धिक संपदा संरक्षण को सक्षम बनाना, उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों और छात्रों के लिए IPR पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और व्यावसायिक IP फाइल करने की प्रणाली का संवेदीकरण और विकास करना। आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना। ये आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित एक योजना है जिसे कई उद्देश्यों के लिए प्रारंभ किया गया है, जैसे आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी, सोवा रिगपा और प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, विकास और मान्यता को सुगम बनाना, उभरती स्वास्थ्य समस्याओं के बीच आयुष प्रणाली की क्षमताओं और उपयोगिता के बारे में जागरूकता का प्रसार करना, विदेशों में आयुष अकादमिक पीठ की स्थापना करना, विशेषज्ञों और अधिकारियों के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय, औषधि निर्माताओं और उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन आदि को योजना के विभिन्न घटक के रूप में शामिल किया गया है। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए कई देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
भीमबेटका गुफाएं। हाल ही में भीमबेटका गुफाओं में पृथ्वी के सर्वाधिक प्राचीन जीव डिकिंसोनिया के दुर्लभतम जीवाश्म की खोज की गई है। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत के गिरिपाद में अवस्थित हैं, जो कि भोपाल के निकट है। पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल से संबंधित ये गुफाएं 10 किलोमीटर के दायरे में विस्तृत हैं। इन गुफाओं में लगभग 750 शैलाश्रय हैं। इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। ये माना जाता है कि भीमबेटका में चित्रित प्राचीनतम गुहा चित्र की कालावधि लगभग 12,000 वर्ष पहले की है। इन चित्रों के उत्कीर्णन में अधिकांश तौर पर लाल और श्वेत रंगों का उपयोग किया गया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।